नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के 5वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको सामाजिक विज्ञान के 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं। साइंस के मैंने आपको 6 और मैथ के आपको 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं, तो इन सबको जाकर भी आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं, तो उन सबको आप जरूर देखें। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, इनको मैंने वर्ग 3 चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग जाकर एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च कर दी गई है, उसमें ये प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी वहाँ पर आपके अपलोड हो चुके हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी वहाँ पर अपलोड करा दिए गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या फिर किसी एक सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं। सबकी अलग अलग टेस्ट सीरीज वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। एप्लीकेशन पर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के 5वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट में आप जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका अंत किया था। यहाँ पर अगर आप देखें, विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया, तो इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे 1829। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों द्वारा विश्व युद्ध 2 में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने की क्या वजह थी या फिर इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण इसे स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखें, क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। तो इनकी तारीख और इनके सन भी आपको ध्यान रखने हैं। क्रिप्स मिशन का सन भी आप ध्यान रखेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन की तारीख भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुलुप वंश, संगम वंश, सालों वंश या फिर देवराय वंश? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। बी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सन और इसके शासक आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? ट्रियनोन समझौता, वर्साय समझौता, पेरिस समझौता या फिर सेंट जर्मन समझौता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका समापन किस प्रकार हुआ था? इसका आंसर है आपका पेरिस समझौता। यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या चीज़ थी, इसके बारे में भी आप जानकारी ध्यान रखेंगे। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 का समापन पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 के तहत हुआ था। तो पेरिस समझौता आप ध्यान रखेंगे 30 मार्च 1856। क्रीमिया का युद्ध काला सागर के आसपास चला युद्ध था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण एवं अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एसडीआर का पूर्ण रूप है स्पेशल डॉलर राइट्स, स्टेट ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स या फिर स्पेसिफिक डॉलर राइट्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, एसडीआर का पूर्ण रूप स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जो कि आईएमएफ के सदस्य देशों की आधिकारिक आरक्षित निधि के अनुपूरक के रूप में कार्य करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक का, तृतीयक का या फिर तकनीकी क्षेत्र का? तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो वो किस क्षेत्र का क्रियाकलाप होता है? इसका आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का।
यहाँ पर अगर आप देखें, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रकों में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसमें कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, उत्खनन, पशुपालन इत्यादि शामिल हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रों के कुछ उदाहरण भी आप इनको ध्यान रखेंगे, इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर अगर आप देखें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन तथा साल इस वन की प्रमुख वृक्ष हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बागान कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें या फिर 4 फसलें? तो बागान कृषि क्या पैदा करती है? आपकी खाद्येतर फसलें पैदा करती है। यहाँ पर अगर आप देखें, बागान कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि खाद्येतर फसलों को उपजाया जाता है। तो ये सारी आपकी क्या है? खाद्येतर फसलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह है? टाइटन, डीमोस, एरियल या फिर गैनीमेड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बृहस्पति का उपग्रह इनमें से कौन सा है? आपका गैनीमेड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बाकी उपग्रह भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कौन कौन से ग्रह के उपग्रह हैं। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। 4 चांद आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आगे आप देखें, डीमोस किसका उपग्रह है? आपका मंगल का। टाइटन शनि का उपग्रह है और एरियल आपका अरुण ग्रह का। तो इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे कि डीमोस किसका उपग्रह है? ये मंगल का है। टाइटन आपका शनि का है, जो कि बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? प्रभामंडल, प्राच्छाया, उपच्छाया या फिर ब्लैक होल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? प्राच्छाया। यहाँ पर अगर आप देखें, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात की जा रही है, तो ये कौन सी आपकी 180 डिग्री देशांतर होती है। यहाँ पर अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली एक काल्पनिक रेखा है, जो 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है और यह एक कैलेंडर दिवस और अगले दिन के बीच की सीमा होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, 17वां समांतर रेखा या फिर डूरंड रेखा? ये सारी रेखाओं पर क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं कि कौन सी रेखा किन दो देशों के बीच है। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका रेडक्लिफ। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सीरियल रेडक्लिफ नामक ब्रिटिश वकील ने भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में किया था, तो इनके नाम पर ही इसका नाम रेडक्लिफ रखा गया था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करती है, तो भारत और चीन की रेखा भी आप ध्यान रखेंगे, मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। 17वीं समांतर रेखा है, ये वियतनाम में 1954 में जेनेवा समझौते द्वारा स्थापित एक अस्थायी सैन्य सीमांकन रेखा थी, जिसे तत्कालीन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने के लिए किया गया था। 1976 में वियतनाम के एकीकरण के बाद यह रेखा अप्रासंगिक हो गई। 1976 में जब वियतनाम का एकीकरण हो गया तो ये रेखा आपकी समाप्त हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? सिंडर द्वार, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या फिर क्रेटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कप के आकार का जो मुंह होता है इसको क्रेटर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या फिर ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्रायः क्रेटर कीपाकार होते हैं, जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है, जिसमें उनका निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरकता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो कौन सी मदद नहीं करती ये बताना है। समुच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, स्थानांतरण कृषि या फिर पट्टीदार खेती? तो कौन मदद नहीं करती है? स्थानांतरित कृषि। यहाँ पर आगे आप देखें, स्थानांतरित कृषि मृदा की उर्वरकता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। स्थानांतरित कृषि जनजातियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें खेतों के स्थानों को बार बार बदला जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? सियाल, सीमा, निफे या फिर कोई विकल्प नहीं। तो किस में इन दोनों की प्रचुरता है? ये है आपकी निफे में। यहाँ पर आगे आप देखें इसके बारे में और तमाम जानकारी आपको दी गई है जिनको आप ध्यान रखेंगे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे निफे कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरस से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है जिस कारण इसका घनत्व अधिक 11 है। इसका नामकरण निकेल के प्रथम 2 अक्षर Ni और फेरस के प्रथम 2 अक्षर Fe द्वारा निकल गया है। इस प्रकार पृथ्वी के कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रभावित होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण इनका मुख्य उद्देश्य है। अगर आप यहाँ देखें, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना था। यह सम्मेलन वर्ष 1971 में रामसर ईरान में हुआ था। तो ये जगह आप ध्यान रखेंगे कौन से देश में है? ईरान में। भारत इसमें वर्ष 1982 में शामिल हुआ तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 से आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है हमें ये बताना है। चीन, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा स्थायी सदस्य इनमें से नहीं है? जर्मनी आपका स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं आपके इसके स्थायी सदस्य हैं। 2 और अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? क्योंकि कुल आपके 5 स्थायी सदस्य हैं तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये 5 संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें। तो संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? 73वें संविधान संशोधन से। यहाँ पर अगर आप देखें, स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था। तो राजस्थान आपका पहला राज्य था जिसने पंचायती राज लागू किया था। कब किया था इसकी तारीख भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक और संवैधानिक दर्जा 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिला। तो 1993 में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सन पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी संस्थाओं की स्थापना को अनिवार्य किया। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में परिभाषित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज निकायों के कार्यों के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया है जिसमें ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। जबकि 74वें संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इन पर कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर राज्य विधानसभा की बात की जा रही है, ना कि लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 350, 600, 500 या फिर 750। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतम 500 संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा विधानमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। तो कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है आपके, जैसे गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है। इनमें संख्या कम है, जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर कम सीटें हो जाती हैं। तो 60 से कम यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो कुछ यहाँ पर ये एक्सेप्शन भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986 या फिर 1988। तो ये कब पारित किया गया था आपका? 1985 को। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। दल विरोधी कानून एक ऐसा कानून है जो सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने से रोकता है और यह संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से 1985 में लागू हुआ था। तो 52वां आपका संविधान संशोधन था जिसमें दल विरोधी कानून पारित किया गया था। सन 1985 है। कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। तो 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून आपका शामिल किया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस कानून के तहत यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये इस कानून के तहत प्रावधान किया गया था।
तो ये थे टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हैं। इसके अलावा बाकी कुछ और प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए गए हैं, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और अच्छे लेवल के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। उसमें तमाम आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ, तो उन सभी को जाकर आप लगा सकते हैं, जिससे और बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग सके। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।